नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 लाइव न्यूज। मैं हूं राम सेवक। मैं भी मौजूद हूं जनपद बलरामपुर के, ये मार्केट है, कौन सा मार्केट है? ये सुगौवा मोड़ पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ के प्रधान जी भी हैं। साथ में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि जो पिछड़ी और एससी वर्ग के जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पिछड़ी जात की जिस तरह बिहार में जाति आधारित और आर्थिक आधारित जनगणना हो रही है उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हो, लेकिन सरकार करवाना नहीं चाहती। तो ऐसे में बलरामपुर लोगों की राय जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना और आर्थिक आधारित जनगणना होनी चाहिए, अगर होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। क्या नाम है सर जी आपका? अच्छा जी, प्रधान है आप यहाँ के? अच्छा, पूर्व प्रधान है। तो ये बताइए कि जैसा कि पिछड़ी जात के जो नेता लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हर प्रदेश में पिछड़ी जाति की जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है, जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है और आर्थिक आधारित जनगणना की मांग हो रही है। तो दोनों होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? पता चलेगा कि कितने अच्छा, बिहार सरकार जो करवा रही है ठीक करवा रही है, गलत करवा रही है? अच्छा, बिहार सरकार सही करवा रही है। आपके हिसाब से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? नौकरी लाके क्या नाम है अंकल जी आपका? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जाति आधारित जनगणना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अच्छा, आर्थिक आधार पे जनगणना नहीं हो पाएगी, जाति आधारित पे हो जाएगी? अच्छा, आर्थिक आधार पे जनगणना होने से क्या नुकसान है? नहीं, आर्थिक आधार पे जनगणना होने से ये फायदा मिलेगा कि आपके पास जमीन कितनी है, आपके घर में कितने परिवार, आपके कास्ट के कितने लोग सरकारी नौकरी में सक्रिय हैं, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या से तो पता चलेगा। जनगणना होगी, आर्थिक आधारित जनगणना होगी तो आपकी हकीकत पता चलेगी, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, आपके समुदाय के पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, हो जाए तो ठीक है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, अच्छा, कितने पढ़ाए अपने लड़के को? अच्छा, BAM में तो वैकेंसी निकल रही, तो फार्म क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे नेता मंत्री देश में क्या, अगर आपका बच्चा पढ़ा है, वैकेंसी निकल रही है, फार्म डाले, एग्जाम दे, कंपटीशन पास करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। लोग ही को नौकरी मिलती है ना। अब आप पढ़ के घर में बैठे रहोगे तो कैसे नौकरी मिलेगी? हाँ, तो आपके लड़के क्या कर रहे हैं? अच्छा, पढ़ा लिखा के खेती बाती करवा रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है सर जी आपका? अच्छा, आप ये बताइए कि जैसा कि बिहार में सरकार जाति आधारित जनगणना और आर्थिक आधारित जनगणना करवा रही है, तो क्या चाहते हैं आप, उत्तर प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अरे, जाति आधारित जनगणना से ये फायदा होगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, इसलिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं आप? अच्छा, जूनियर हाई स्कूल। अभी तक तो आप विरोध कर रहे थे, हमारे बताने के बाद आप सपोर्ट में आ गए। क्या नाम है सर जी आपका? अच्छा, ये बताइए कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या फायदा होगा? तो सुन लो कोटेदार, क्या फायदा? क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, ये बताइए कि जैसा बिहार में जाति आधारित जनगणना और आर्थिक आधार पर जनगणना हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो इसका फायदा क्या होगा? जरूर होना चाहिए। हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, और उसके हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी। तो आप आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं?
आरक्षण नहीं, जिसका जो हक है उसको उतना मिलना चाहिए। वो हमारे देने से तो होगा नहीं, संविधान दिया है ना, तो संविधान पूरा लागू होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कौन किसका हक खा रहा है? अब ये तो जातीय जनगणना हो जाएगा तो पता लग जाएगा ना कि इसकी संख्या कितनी है और उसको नौकरी कितना मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, सरकार सबको हिंदू बना के एकजुट कर रही है, तो आप क्या उसमें तोड़ क्यों वो करना तो चाहते हैं? उनके ऊपर भी है भाई, जिसको जो बनना है वो बनेगा, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए अच्छा अच्छा भाई, जात बेसिस पर टिप्पणी नहीं। अच्छा, आर्थिक आधारित जनगणना से क्या फायदा होगा? अब आर्थिक आधार पर जो उनका आय होगा, जैसे मान लीजिए किसी का आय कम है तो उसके हिसाब से जनगणना होगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। आय कैसे बढ़ेगी? अब तो रोजगार हैं, उनके लिए रोजगार नहीं, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार कैसे सरकार मुहैया करा पाएगी इतने लोगों की, इतनी बड़ी जनसंख्या? तो सरकार की बात है भाई, सरकार खुद नहीं देख सकती कि क्या करना चाहिए, हमारे बताने कोई सरकार नहीं, सरकार को तो आप ही लोग चुनते हैं ना, सरकार कोई फायदा थोड़ी ना होती है। हाँ सही है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है हम सरकार को थोड़ी बताएंगे, सरकार अपने हिसाब से करेगी, लेकिन वो जो करे जो जनता के पक्ष में नहीं। अच्छा, आप ओबीसी में हैं? आरक्षण तो मिल रहा है, फिर आप क्या दिक्कत है? आरक्षण मिल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने लोगों को मिला है आप बताइए, अभी बताइए। अच्छा, ये बताइए, अगर सबको आरक्षण में ही भर्ती कर देंगे तो योग्य रहेंगे वो कहाँ? तो आरक्षण पूरा तरह से समाप्त कर देना चाहिए और सबको पूरा एक ही नाम हो जाना चाहिए कि यानी टोटल हिंदू हो जाना चाहिए। नहीं, तो आरक्षण तो सरकार जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसी में तो आरक्षण है। नहीं, सरकारी संस्था, मेरी बात सुनिए। अगर आरक्षण अरे से मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, आरक्षण से आपको ज़्यादा शिकायत है तो आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए और सबको टोटल एक ही लिख दीजिए कि ये भारतीय है, बस अच्छा कोई जात नहीं। अच्छा, सरनेम नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना। अच्छा, जैसे बिहार सरकार ने एक नई पॉलिसी लागू किया है कि जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा, अंतरजातीय विवाह, उसको सरकार 50,000 रुपये इनाम देगी। वो गलत, वो गलत। तो, अच्छा, क्यों गलत नहीं, है? नहीं, आप वो गलत है, मैं अंतर्जातीय विवाह पर खिलाफ। क्यों खिलाफ है बताइए? कुछ तो नहीं। कुछ तो उसका साइड इफेक्ट बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं, उससे जो है पश्चिमी संस्कृति का बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिमी समझ रहे हैं ना? क्या संस्कृति का बना? अब देखिए पश्चिमी संस्कृति है, जींस टॉप में चलना, आए दिन छेड़छाड़ हो रहा है, यही सब पहनावे की वजह से देखो हो रहा है। अरे भैया, पहनने को तो हर लोग पहनते अरे हैं, ऐसा इससे नहीं कोई होगा। मतलब नहीं है पहनावे से। अरे जो पश्चिमी मेरी बात पश्चिमी सुनिए। संस्कृति है, अरे मेरी बात छोटे सुनिए, कपड़ों में आप घूमेंगे। अंतरजातीय विवाह का मतलब आप समझे? अंतरजातीय का समझ रहा विवाह हूँ, क्या? अंतर्जातीय कि एक हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है। अरे ये नहीं मतलब, अंतरजातीय विवाह का मतलब ये हुआ कि आप एससी है तो आप पंडित जी की लड़की से शादी कर सकते हैं, नहीं, और नहीं। पंडित जी है तो एससी की लड़की से शादी कर सकते हैं। ये नहीं, ये इससे क्या होगा? नहीं नहीं, इस पर तो भाई देखिए प्यार करते हैं ना लोग, प्यार कर रहे हैं ना, एक दूसरे से शादी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। और फिर बड़े बड़े राजनेताओं को देख लीजिए, उनकी घर की लड़कियां कहाँ से? मतलब आप जाति को खत्म नहीं करना चाहते, जाति को खत्म नहीं करना चाहते, जाति को बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप घुमा के बात मत कीजिए। अंतरजातीय अभी विवाह होगा, आपने मेरी बात कहा सुनिए, आरक्षण पर अरे आपने मेरी बात बात की। सुनिए, जब अंतरजातीय विवाह होगा तो जो जाति की श्रेष्ठता है वो खत्म होगी। इस पे क्या कहना चाहें? अरे जैसे अंतरजातीय विवाह होगी, एक पंडित जी की लड़की से एक एससी का लड़का शादी करेगा, एक एससी की लड़की से एक पंडित जी का लड़का शादी करेगा, आज उससे क्या होगा? जाति की श्रेष्ठता। आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आज भी हो रहा है। सरकार, अरे वो तो लव मैरिज अलग है, कोई किसी से कर सकता है, लेकिन अरे सुनिए मेरी बात को, पुरानी बात। जैसे जैसे बिहार सरकार जो वहाँ के जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक पॉलिसी लाए हैं कि अगर अंतरजातीय विवाह आप करोगे तो 50,000 रुपये आपको सरकार इनाम देगी। उसके विषय में पूछ रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो उनकी बात है कि अंतर्जातीय विवाह पर वो 50,000 रुपये दे रहे हैं कि वो जात बंधन को तोड़ना चाहते हैं। सच्चाई तो यही जी, जहाँ तक मेरा जी। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लागू है कि वो क्या करेंगे। वैसे सरकार जाति को- बंधन टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए? अगर आरक्षण के खिलाफ हैं आप तो टूटना चाहिए, और आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ये कौन सा मतलब है? मतलब है नहीं, नहीं, ऐसा नाड़ी थोड़ी समझ। अगर आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, अगर आरक्षण से एलर्जी आरक्षण तो तो सभी, जातीय बंधन खत्म कर दीजिए, और अगर आरक्षण से एलर्जी नहीं है तो जातीय बंधन रहेगा। आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, किसको आरक्षण नहीं मिल रहा? आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा? अरे मैं कह रहा हूँ आरक्षण तो EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक आधार पे जो ये
आरक्षण दिया गया है सवर्ण जातियों को 10%, उनको भी तो मिल रहा है। अच्छा ये भाई जो गरीब बहुत है ऐसे असवर्ण जाते तो हैं जब जो बहुत गरीब जब उनको नहीं मिलता। जब सभी आरक्षण ले रहे हैं तो आरक्षण के खिलाफ कौन है, ये बताइए आप। खिलाफ नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने लोगों को दिया? अरे आप वो बात कर रहे हो 69,000। अरे मेरी बात सुनिए, उस पर हमने आरक्षण ज्ञापन भी सबको मिल दिया रहा ना। ना, उस पर मैंने ज्ञापन भी दिया है डीएम महोदय को। अच्छा आप क्या हैं, हम कुछ भी नहीं किसी है पार्टी से जुड़े नहीं, हैं, पार्टी कोई से संगठन चलाते कोई हैं? नहीं, कोई नहीं। क्या है आप? अरे हम नागरिक हैं भाई, अच्छा हम नागरिक का अधिकार नहीं बोल नहीं नहीं, सभी का अधिकार है। मैं सोचा आप किसी पार्टी से जुड़े हो, विपक्ष के किसी पार्टी से जुड़े हो, क्योंकि जो विपक्ष जिनकी सरकार नहीं होती उनके कार्यकर्ता बहुत जागरूक होते हैं। मैंने जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकला तो उसमें सबका हिस्सा अरे है। घोटाला हुआ तो योगी दोबारा क्यों आ गए, ये बताइए आप। अगर हर जगह घोटाला हो रहा है तो योगी जी दोबारा क्यों आ गए, ये बताइए आप। देखिए हमने पहले कहा कि सरकारी तंत्र पर, अच्छा ये बताइए ईवीएम कहाँ बना सबसे पहले, आपको जानकारी है? ईवीएम कहाँ बने? कहाँ बने आप? देश में बने। हमारे ख्याल से इंग्लैंड में है या अमेरिका। अमेरिका में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। आप बताइए। आप भी तो बताइए। अरे यार हम कचाएंगे डॉक्टर। तो यहाँ पर भी बैन होना चाहिए। अच्छा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो जाएंगे यार, जो अन्य पार्टियां वो नहीं जा रही तो हमें जाते क्या? नहीं आपने किसी को सुझाव दिया, किसी राजनेता को? आज तक किसी ने पूछा नहीं तो किसी को सुझाव। अच्छा तो हमारे चैनल के माध्यम से आप विपक्ष के नेताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस के और ईवीएम के खिलाफ जितना जल्दी हो सके। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष वाले तो एकजुट हो जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं जैसा कि 2019 में बनाए, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो असल में जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हम वोट दें तो प्रधानमंत्री कोई चोर उचक्का लुटेरा ना बन जाए। भाई प्रधानमंत्री का चेहरा तो पहले टिकट तो क्लियर हो, जीतेंगे कितने पहले जीत जाए तब तो क्लियर करेंगे, पहले क्लियर करते हैं। 2019 में भी तो चुनाव लड़े थे विपक्ष पूरा गठबंधन मिलके, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कंफर्म नहीं हो पाया। जनता ने वोट ही नहीं दिया कि पता नहीं हम वोट दें, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई देश कोई बेच के भाग जाए। तो ऐसे में अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा तो कंफर्म होना चाहिए। कितने लोग भारत के देश में बेच करके प्रधानमंत्री बने? हाँ? आज तक कोई गया? कोई नहीं गया। अरे कोई गया नहीं, लेकिन वैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं का एक जाएगा। चेहरा तो होना चाहिए। तो राहुल गांधी सबसे अच्छे। राहुल गांधी सबसे अच्छे। क्या खासियत है इसके अंदर? अब खासियत अभी तक तो उनके नाम से कोई घोटाला नहीं हुआ। अच्छा उन्होंने कहा था 2019 में कि अगर हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार अगर बनती है केंद्र में, तो हम ऐसा मशीन लाएंगे कि एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकले। ऐसा मशीन कहीं किसी कंट्री में है? अच्छा तो इसका मतलब कि आप राहुल गांधी से ज्यादा नहीं, हम काहे नाराज हैं? मीडिया का तो काम ही नहीं नहीं, हम काहे नाराज हैं भैया, हम काहे नाराज हैं बताइए आप, हम काहे नाराज हैं? नहीं मीडिया का तो काम नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था नहीं कहा था कि हम ऐसा मशीन लाएंगे एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना ले निकले। यार अच्छा कोई ऐसा मतलब बताइए जिसने तेरा अपने नाम परिवार कौन के कई सदस्यों को खोया हो हिंदुस्तान के लिए, कोई एक परिवार बताइए बीजेपी पार्टी में। आप ज़्यादा अच्छा ये बताइए कि सिर्फ नेहरू की वजह से देश आज़ाद हो गया, ये भी बता दीजिए आप। नहीं तो एक आदमी तो देश चला नहीं रहा है, कई मिलकर चला रहे हैं ना। हाँ तो एक आदमी क्यों उन पर हमला बोला जा रहा है, क्यों कांग्रेस पर ही क्यों हमला बोल रहा है? अरे भैया पक्ष और विपक्ष तो होता है, पक्ष में कहाँ है वो, विपक्ष में कहाँ है? उनकी सीटें तो कम है, विपक्ष में आप कहाँ? तो कौन है फिर सभी बताइए? गायब हैं। लोकसभा में विपक्ष में कौन? अब विपक्ष कहाँ, जब सारी सीटें जीतने से पहले अनाउंस हो जाता है कि हम 500 जीतेंगे तो 500 जीत लेते हैं, कह दिए कि हम 400 जीतेंगे तो 400 जीत लेते नहीं हैं। ऐसे कैसे, अगर हम कह दें चुनाव आए 2024 में हम निर्दलीय टिकट लेके निर्दलीय अब बलरामपुर से कोई नहीं चुनाव लड़ जीतेगा। जाए, अब कहेंगे कि हम नहीं जीत गए, तो हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाता कि पब्लिक चाहेगी तब अच्छा ये आप आज बयान ही ले रहे हैं तो चलिए गाँव ले लीजिए। आप ये बताइए, पहले एक कहानी था कि पहले चिट्ठी डालते थे कि मैं फला गाँव में डकैती ऐसा कहते थे और डाल देते थे। तो आज भी वही हो रहा है कि पहले बता दिए कि मैं 5 सीट 300 सीट जीतूंगा और जीतने से पहले अनाउंस हो गया 300 सीट जीतूंगा और 300 ही जीत लिए। इसका मतलब क्या हुआ? जनता ने उनको चाहा, उनको सबके मन मतदान की किया। बात जानते हैं, सबके मन की बात थोड़ी जान रहे हैं कि हाँ फला भी हमको वोट देगा। तो इधर कितने लोग हैं जरा दिखाइए, बहुत लोग हैं, सब एक ही पार्टी के हैं। अच्छा किसको वोट दिया था दादा आपने? बीजेपी किसको वोट दिया भैया? जरा ये कैमरा इधर घुमाओ, किसको वोट दिया ईमानदारी से भैया? किसको वोट दिए? सपा को। भैया आप किसको वोट दिए?
बीजेपी को। किसको वोट दिया आप? किसको वोट दिया? बीजेपी। आपने किसको वोट दिया? चलिए इधर भी पूछ लीजिए, किसको वोट दिया आप? सपा को। आपने किसको दिया भैया? आपने किसको दिया? आपने किसको दिया? सपा। यहाँ बताइए, यहाँ जो लोगों का जो सर्वे किए, हम 10-12 लोग जो सर्वे किए, 12 लोगों में कम से कम 8 लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट किया। तब आप कैसे कह सकते हैं कि वोट नहीं मिला? एक मिनट, एक साथ रोड पर आप चलते हैं, जी जी। कितनी गाड़ियों पर सपा का झंडा लगा हुआ इस वक्त? सवाल का सीधा जवाब। नहीं नहीं, झंडा लगाने ना लगाने से उनका मतलब है। ऐसा नहीं होता। अरे यार क्या करे यार भैया, क्या करत हो यार। नहीं, कोई किसी का कमाई थोड़ी ना खा रहा है ना, किसी का डर है। ए भैया जैसा कि इनका आरोप है, भैया का आरोप है कि सरकार जो अब की बार बनी है वो ईवीएम के घोटाले से बनी है और ईवीएम को बैन होना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए और ईवीएम को बैन होना चाहिए। जय हिंद।